नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले धमतरी का जिक्र, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में आग लगने की वजह से हड़कंप की स्थिति बनी। बाल बाल बचे हालांकि कार सवार लोग। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। NH30 पर भाठा गांव की पूरी घटना है। तस्वीरें भी इससे जुड़ी आपको हम दिखाएंगे। धमतरी में ये दुर्घटना, कार में अचानक से आग धधकी और इतनी बढ़ी कि पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत भरी बात यह कि जो लोग इस कार में सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, समय रहते खुद को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इतनी भीषण आग, जिसका कारण अभी भी अज्ञात है। किस वजह से आग लगी, किस वजह से दुर्घटना हुई, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। राहत भरी बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कार इस हादसे के दौरान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। NH30 पर भाठा गांव के पास की पूरी घटना। पुलिस को हालांकि सूचना दी गई थी। जांच भी लगातार की जा रही है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। राहत भरी खबर यही कि जनहानि नहीं हुई, कार में सवार लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो धमतरी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से इस कार में आग लग गई। हो सकता है शॉर्ट सर्किट के चलते ये सब हुआ हो। हालांकि इसकी पुष्टि और पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कार में सवार लोग समय रहते कार से कूद गए, जिससे उनकी जान बच पाई, वरना एक गंभीर हादसा यहां पर हो सकता था। पूरी कार को हुई इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे पूरी कार जलकर राख हो गई। कारण अभी भी अज्ञात है, कारणों का पता नहीं चल पाया। सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, किस वजह से हुआ पूरा हादसा? ये NH30 की घटना है। कुरुद के पास भाठा गांव है, वहां पर की रात की घटना है। 4 लोग सवार थे और चलती कार में आग लग गई थी। लेकिन जो कार सवार थे उस समय रहते कार से बाहर निकल आए। आधी रात के समय में उन्होंने मदद भी बुलाई, लेकिन समय रहते दमकल की टीम नहीं पहुंच पाई और धीरे धीरे कार जो है आग के गोले में बदल गई। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार में आग क्यों लगी इसका स्पष्ट अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन यह है कि कार पुरानी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि ओवर हीटिंग के कारण, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है और कार में ओवर हीटिंग के कारण ये आग लगी होगी। जी ठीक है, चलिए। राहत की बात यह है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं। कार में आग लगने की वजह से हड़कंप की स्थिति, इस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि हो सकता है कि ओवर हीटिंग की वजह से दुर्घटना हुई। और दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां तेंदुपत्ते से भरे एक ट्रक और फड़ में आग लग गई। गीदम थाना क्षेत्र के रौंजे फड़ की ये पूरी घटना। नक्सली वारदात से पुलिस हालांकि इनकार कर रही है, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दंतेवाड़ा से पूरी सूचना है। इसमें ट्रक में आग लगी है। तेंदुपत्ते से ये ट्रक भरा हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए। अक्सर नक्सलियों की तरफ से इस तरह से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इस वजह से यही आशंका प्राथमिक तौर पर जताई जा रही थी कि हो सकता है कि नक्सल वारदात हो। लेकिन नक्सल वारदात होने से पुलिस ने पूरी तरह से इनकार किया है। हो सकता है असामाजिक तत्वों की तरफ से ऐसा किया गया हो। हालांकि घटना की पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई कि किस वजह से ये सब हुआ। पुलिस लगातार जांच कर रही है। ट्रक चालक की भी तलाश और उससे भी पूछताछ की कोशिश, जिससे कुछ पता चल पाए, इस घटना से जुड़ा हुआ तथ्य सामने आ पाए। नक्सल वारदात से हालांकि पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन दंतेवाड़ा का ये क्षेत्र अक्सर यहाँ पर नक्सली घात लगाकर बैठे रहते हैं, वाहनों में आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए आशंका थी कि ये नक्सल वारदात हो सकती थी, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी तरह से इनकार। वारदात की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। किसने इस ट्रक में आग लगाई, ट्रक चालक से भी पूछताछ की कोशिश। क्या ट्रक चालक मौके पर मौजूद था, इस बारे में अभी तक जानकारी पुलिस के पास नहीं आई है। हालांकि तफ्तीश लगातार की जा रही है। दंतेवाड़ा का ये क्षेत्र जिसमें तेंदुपत्ते से इस ट्रक को भरा गया था। कहीं निश्चित तौर पर गंतव्य की ओर बढ़ना होगा इस ट्रक को, लेकिन इसी दौरान ट्रक में आग लगी। फड़ में भी आग लगाई गई। गीदम थाना क्षेत्र के रौंजे फड़ की ये पूरी घटना है। नक्सली वारदात होने से मना कर रही है पुलिस। फिर आशंका असामाजिक तत्वों की ओर भी जाती है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सुथरी के जंगल में शरारती तत्वों ने आग लगाई है। ग्रामीणों ने जंगल में आग
लगाई थी और उसके बाद लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की है। ग्रामीणों की तत्परता से कोई नुकसान ज्यादा यहाँ पर नहीं हुआ है। बगीचा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। जशपुर से ये जानकारी, आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुथरी के जंगल में एक बार फिर से शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाई गई, लेकिन समय रहते ग्रामीण यहां पर पहुंचे। उनकी सजगता की वजह से एक बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना यहां होने से टल गई। सही दीपक ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, लगातार इस तरह के मामले जशपुर से सामने आ रहे हैं। असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या कोई ठोस कदम इस ओर? जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले एक सप्ताह से जशपुर जिले के विभिन्न वन परिक्षेत्रों के जंगल लगातार जल रहे हैं और जंगलों के जलने से अब तक हजारों पेड़ पौधे जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि बीती रात जो है सुतरी के जंगलों में एक बार फिर से शरारती तत्वों ने आग लगा दी और ग्रामीणों ने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है, तो तत्काल ग्रामीण जो है वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काबू पा लिया और सुतरी के जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं तेज हो रही हैं। और इसके साथ ही ग्रामीणों का विरोध है कि जो शरारती तत्व हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। वन विभाग से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और ग्रामीणों का कहना है कि जो भी शरारती तत्व इस तरीके से जंगलों को आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वन विभाग के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास कर्मचारियों की कमी है और इसी की वजह से ना तो वन विभाग के कर्मचारी जंगलों पर लगी आग पर काबू पा पाते हैं और न ही वो जो शरारती तत्व है उन पर कार्रवाई कर पाते हैं। बहरहाल जिस तरीके से लगातार जंगल जल रहे हैं, जशपुर के पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह की स्थिति है दीपक, बहुत जरूरी कि कोई सख्त एक्शन अब इस पे लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को डंडे से पीटा है। छोटे भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोन थाना के पाटई गांव में दिलीप आदिवासी ने छोटे भाई घनश्याम को डंडा मारा। जयरोग अस्पताल में फिलहाल इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान भाई की मृत्यु हो गई। आरोपी दिलीप की पत्नी केश कुमारी है, पटाई पंचायत की सरपंच, जिन्हें बताया गया है दिलीप ने शराब के नशे में मारपीट की तो मायके चली गई सरपंच की पत्नी। और इसके बाद दिलीप ने छोटे भाई घनश्याम से भाभी को मायके से लाने के लिए कहा था। घनश्याम ने मना किया तो बड़े भाई दिलीप ने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। आरोन पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, मामूली सी वजह है जिस वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए आरोन थाना क्षेत्र के पाटाई गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पाटाई गांव की जो सरपंच है केश कुमारी आदिवासी, उनके पति है दिलीप आदिवासी। दरअसल दिलीप की शराब की लतों से और मारपीट की हरकतों की चलते जो सरपंच पत्नी है केश कुमारी, वो 2 दिन पहले घर छोड़कर मायके चली गई थी। दरअसल सरपंच का चुनाव जीतने के बाद से ही केश कली के नाम पर जो पति है दिलीप, वो मारपीट करता था, लोगों के साथ धमकाने का काम भी करता था, शराब भी पीता था। तो परेशान सरपंच पत्नी छोड़कर चली गई थी। जब दिलीप ने अपने छोटे भाई घनश्याम से कहा कि वो पत्नी को लेने यानी उसकी भाभी को लेने उसके साथ चले, लेकिन घनश्याम ने मना कर दिया कि दिलीप की हरकतों की वजह से घनश्याम भी जो है इसके लिए तैयार नहीं था कि वो भाभी को लेने जाए। इसी बात को लेकर दिलीप इतना नाराज़ हुआ कि उसने छोटे भाई घनश्याम को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। और इस घटना में जो घनश्याम है छोटा भाई, उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आज सुबह जो है उसने इलाज के दौरान जयरोग अस्पताल में दम तोड़ दिया है। और इस घटना में चूंकि आरोन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था 2 दिन पहले जब मारपीट हुई थी, तो आज चूंकि दिलीप की घटना के बाद जो है घनश्याम की आज मौत हो गई है, तो यही वजह है कि पुलिस अब उसका थोड़ी देर के बाद ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में पीएम कराएगी। साथ ही जो एफआईआर दर्ज है दिलीप के खिलाफ, उस एफआईआर में भी हत्या के प्रयास के बाद अब हत्या की धारा 302 भी बढ़ाई जाएगी। और चूंकि घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोन पुलिस ने आरोपी दिलीप, जो केश कुमारी जो सरपंच है उनका पति है, उसको गिरफ्तार कर लिया बड़े भाई दिलीप को। और अगली कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आज सुबह 11 बजे के लगभग पीएम कराया जाएगा घनश्याम के शव का, और उसके बाद पुलिस एफआईआर में भी धाराओं का इजाफा करेगी और साथ ही विधिवत तरीके से जो आरोपी है
दिलीप जो सरपंच का पति है, बड़ा भाई है, उसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी की विधिवत कार्रवाई भी करेगी। अभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। चलिए देखना होगा पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर है। भोपाल में आज जाट समाज का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। देश भर से 1 लाख से ज्यादा जाट समाज के लोगों के जुटने की आशंका है, लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे। महाकुंभ की शुरुआत सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि समाज को साधने के लिए महाकुंभ के स्टेज पर दिग्गजों का भी जमावड़ा आज देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि पूर्व सीएम कमलनाथ 1 बजे सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय एवं विभिन्न प्रदेशों की समाज की हस्तियां मंच पर उपस्थित रहेंगी। 14 सूत्रीय मांग पत्र समाज की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए रखा जाएगा। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, यही मांग शायद जाट समाज की तरफ से प्रमुखता से रखी जा रही है कि चुनावों में टिकट दिया जाए। 14 सूत्रीय मांगे शामिल हैं, क्या क्या है ये मांगे? बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख मांग यही है कि विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने इस मांग को प्रमुखता के साथ रखा जाएगा, बल्कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी जो है इस सम्मेलन में मुद्दे उठाए जाएंगे कि किस तरीके से आरक्षण और दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे कमलनाथ भी जाट सम्मेलन में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जाट सम्मेलन अपने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में, और इसमें पूरे देश भर से जाट समाज के जो लोग हैं वो इस सम्मेलन में जुटेंगे और इसमें मंथन भी किया जाएगा कि समाज की कौन सी समस्याएं हैं जिनको राजनीतिक दलों के सामने उठाया जा सकता है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो है जाट भोपाल में जुटेंगे और इसको लेकर रोड को मार्ग है उसको भी परिवर्तित किया गया है, यानी कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि 1 लाख जाट पूरे देश भर से भोपाल में जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल में भेल मैदान में होगा, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में आज एक अहम बैठक बुलाई जा रही है। जिला पर्यवेक्षकों की यह बैठक होगी। बैठक में शामिल प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जिलों में संगठन की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक है ये। पीसी चीफ कमलनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। चुनावों के लिए जिलों में संगठन की तैयारियों की भी जानकारी ली जाएगी। शाम 6 बजे कमलनाथ ने बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर काफी खास बैठक। भोपाल से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सलाहकार समिति की भी आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वचन पत्र को लेकर फुल प्रूफ तैयारी में एमपी कांग्रेस है। फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी इस बैठक में। वचन पत्र में शामिल किए जा रहे विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा होनी है। वचन पत्र की जिम्मेदारी वाले नेताओं ने जितने भी राय दी हैं, अपने जितने भी आवेदन दिए हैं, इनको भी स्वीकार कर मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शामिल होंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी एक खास अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। 30 मई से 30 जून तक प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद यहां पर पहुंचेंगे। प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल के बैठक भी लेंगे वो। और 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इस वजह से एक खास आयोजन। और बागेश्वर सरकार इन दिनों बिहार के दौरे पर है, जहां बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने बाबा बागेश्वर के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, किसी के बयान से नहीं। सब ठीक बार हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं और बिहार के लोग तो जैसे उनके दीवाने ही हैं। हमारी आत्मा है बिहार,
हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा लोगों में जितने पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स भी उनके साथ उतनी ही तेजी के साथ चलती है। बाबा ने बिहार की धरती पर पैर रखा और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा दी। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्रीय है और एक तरफ बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। न यह देश हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में यदि कोई हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो ये माना जा सकता है कि वो देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके इतर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर दुश्मन देश का एजेंट है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बाबा कथा कहने आए हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, जो बाबा के बिहार पहुंचने तक जारी है। हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद सियासी माहौल में और भी ज्यादा उबाल आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने एक बैठक ली है। नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ ये बैठक हुई। बैठक के बाद डीजीपी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीएम की मंशा है कि माफियाओं का समूल विनाश करना है। पुलिस की कार्रवाई की भी जानकारी इस बैठक में उन्होंने ली है। अपराधों और उन पर नियंत्रण के लिए क्या एक्शन चल रहा है, इसकी भी जानकारी ली है। लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर, 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान मिले। मौके से पुलिस ने 13 लड़कियों को मुक्त करवाया। स्पा सेंटर्स की आड़ पर 6 रैकेट चल रहा था। दोनों स्पा सेंटर्स के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो स्पा सेंटर्स पर पुलिस की छापामार कार्रवाई, उसी तेजी से कार्रवाई का दौर अलग अलग जिलों में भी चल रहा है। स्पा सेंटर्स की आड़ में 6 रैकेट चलाए जा रहे थे। आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। 13 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त करवाया है और सिलसिलेवार इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला स्तर पर पुलिस लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है और इनकी आड़ में जितनी भी आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर लगातार नकेल कसने की कोशिश पुलिस की तरफ से। इस कवायद का ये असर आप देखिए। 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी, 6 रैकेट का खुलासा, 13 लड़कियों को मुक्त कराया, आपत्तिजनक सामान पाए गए और अब मैनेजर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सख्त कार्रवाई की अब तैयारी है। सिंगरौली से पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। 2 स्पा सेंटर्स संचालित किए जा रहे थे, लेकिन आपत्तिजनक गतिविधियां इनकी आड़ में चल रही थी और इसी को लेकर पुलिस को जैसी सूचना मिली फौरन दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची। मौके से 13 लड़कियों को बरामद किया गया है, मुक्त करवाया है स्पा सेंटर के इस जाल से और उसके बाद मैनेजर पर अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दोनों स्पा सेंटर्स पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही दबिश दी गई और उसके बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई, जिसमें 13 लड़कियों को मुक्त करवाया है पुलिस ने। साथ ही साथ मैनेजर के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया। छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। इस बात की पुष्टि हुई कि कई आपत्तिजनक गतिविधियां यहां पर चल रही थी।
और छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इन दिनों भूत की अफवाह फैली हुई है। कहा जा रहा है कि यहां रात के समय लड़की के हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं। हॉस्टल में जाकर देखने पर कोई दिखा तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों सूचना के बाद पुलिस की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी और पुलिस की मौजूदगी में भी डरावनी और हंसने की आवाजें आती रही। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार महासमुंद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में भूत की अफवाह फैली हुई है। इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 54 स्टूडेंट्स रहते हैं। अभी गर्मी की छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स घर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिन हॉस्टल में आवाज सुनाई दी उस दिन 5 से 6 स्टूडेंट्स ही थे। इन छात्रों ने ही आवाज आने की शिकायत की थी। अब वे छात्र भी घर जा चुके हैं। इस मामले में महासमुंद मेडिकल कॉलेज के डीन यास्मीन खान का कहना है कि भूत प्रेत की आवाजें आने की बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैंने महासमुंद पुलिस अधीक्षक से बात कर पूरी जानकारी दी। उसी दिन पुलिस ने किसी संदिग्ध को पकड़ा है। मैं इसमें बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय में बालक छात्रावास में जो भूत प्रेत के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना एवं उसके संबंध में वायरल वीडियो का महाविद्यालय प्रबंधन खंडन करती है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो जहाँ पर सेवा जा रही थी वहाँ पर एक टीवी और वहाँ पर बॉक्स पाया गया है, जहाँ पर जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। और वार्डन और गार्ड से पूछताछ की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा किसी प्रकार का कोई शरारती कृत्य हो सकता है। उस संदर्भ में दोनों से ही पूछताछ की गई है। और वर्तमान में जो बच्चे हैं अभी छुट्टियों में चले गए अपने घर, उनसे भी संपर्क करके हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है एक प्रकार का शरारत संबंधी मामला लग रहा है कि बच्चों के द्वारा किसी प्रकार की शरारत की गई थी उसमें। डी ने कहा कि हॉस्टल प्रबंधन भूत प्रेत की बात का खंडन करता है। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टी होने के कारण स्टूडेंट घर गए हैं। किसी शरारती तत्व ने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके ऐसा किया है। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ भी की है। एसपी का कहना है कि ये किसी की शरारत है। ये वही कमरा है जहाँ 5/5/2023 को हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही है। लेकिन वो कोई इस प्रकार की कोई आवाज़ें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जब हमने पड़ताल किया तो टीवी रखा है और एक बॉक्स है जो ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। हाँ, ब्लूटूथ भी इसमें है। तो एक वीडियो में एडिशनल एसपी दिख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कैसे इस साउंड सिस्टम से वो आवाज़ें निकल रही थी। और देखिए बाकायदा यहाँ पे साउंड सिस्टम रखा गया है और तमाम यहाँ पे सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है जो 100 मीटर की रेंज में भी काम करता है और वहीं से ये आवाज़ आता था। लेकिन ये जो कमरा है ये खाली है तो साउंड क्या है, गूंजता था। और ये जो आवाज़ है अगर कोई भी बाहर रहेगा तो डर जाएगा, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन इसका पर्दाफाश तब हुआ जब जिला प्रशासन ने यहाँ आकर पड़ताल की और देखी कि यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ है और डेमो करके देखा गया कि वो आवाज़ें कैसे निकल रही थी और सच निकलकर लोगों के सामने आया। और जिस तरह वो उस वीडियो को वायरल किया जा रहा था, अफवाह फैलाया जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज में भूत प्रेतों का आवाज़ आ रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। इन्हें टोटल ये कुल मिलाकर ये एक अफवाह है और अफवाह को लोग ना फैलाए किसी भी वीडियो को बिना जांचे परखे। फिलहाल हम यहाँ पहुँचे और बॉयज़ हॉस्टल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पड़ताल की और पड़ताल में जो कुछ भी दिखा वो आपके टीवी स्क्रीन के सामने है। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।